हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये कुछ स्टूडेंट्स की रिकमेंड पर हमने ये लेकर आए हैं कि उनके कुछ क्वेश्चन है जो डाउट है। इसमें से हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो हमारे स्टूडेंट लोगों ने पूछा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम इन्हीं क्वेश्चन पे बात करने वालेंगे। एक क्वेश्चन ये होगा सारणी का, डिटर्मिनेंट का। एक क्वेश्चन होगा डिटर्मिनेंट का, और बाकी फिर हम उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताएंगे। यानी अगला क्वेश्चन भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, बाकी फिर हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन होगा निम्नलिखित दिए गए फलनों में उच्चतम या निम्नतम मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यदि होगा तो कैसे ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन ये सारणिक का है, ठीक है। दोनों को हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे। सॉल्व शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपने जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो समझ सकें। इस क्वेश्चन की हेल्प से वो डिटरमिनेंट को समझ सकें। इस वीडियो की मदद से वो उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना सीख जाएं। क्वेश्चन तो और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि मेथड पता चल गई तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो जैसा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, कि सिद्ध करना है हमको। ये क्वेश्चन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है बराबर, हमको राइट हैंड साइड लेकर आना है। यानी ये जो एक सारणिक है, डिटरमिनेंट दिया है हमको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमको इसको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को लेकर आना है। देखो स्टूडेंट, सारणिक जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सारणिक सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि इस पे हम संक्रिया लगाएं, ऑपरेशन लगाएं, और ऑपरेशन लगा के इसको हम आसान बनाएं, है ना। और फिर हम किसी भी पंक्ति या कॉलम का अंततः प्रसार कर देते हैं। यानी हम उस पर डायरेक्टली प्रसार नहीं करेंगे, पहले हम कुछ ऑपरेशन लगा के इसको आसान बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका प्रसार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो अपन जब भी हम शुरू करते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है कि जो भी हमको दिया रहेगा इसमें, अपन जैसे कि अपन को लिखना है, तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सिद्ध करना है ज़रूर लिखें, है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व, है ना। सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर आप जो प्रश्न दिया है, क्योंकि सिद्ध करना है लिखकर आप जो प्रश्न दिया है उसी को आप उतार देंगे। सिद्ध करना है करके आप ये उतार लेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है करके ये पूरा उतार लेंगे, ठीक है। अब सिद्ध करना है के बाद ये उतारेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे अब, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दिया है, हम उसको उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है हमको b प्लस सी बी सी, है ना, पहले कॉलम में। दूसरे में दिया है a c प्लस a c, और तीसरे में दिया है a b a प्लस b, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करके हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमको राइट हैंड साइड 4ab लाना है, ये हमें याद हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कि हम यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी हम R1 में, है ना, यानी हम R1 में, यानी पहली रो में, R1 का मतलब पहली रो होता है, ये रो होती है ना, ये R1 है। तो R1 में हम तीनों रो को आपस में जोड़ के लिखेंगे, और जब हम संक्रिया लगाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में लगता है। यानी यदि हम बोलें कि हम तीनों रो को जोड़ना है तो अपने अपने संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि कैसे मतलब किसी के साथ भी जोड़ लेंगे। यानी पहली रो का पहला अवयव है तो दूसरी रो का पहला अवयव के साथ उसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, बराबर लिखेंगे हम। जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम b प्लस सी। अब ये हो गया, इसके साथ R2 का b आ गया तो उसको भी जोड़ देना है, और R3 का भी, R3 में c लिखा तो उसको भी जोड़ देना है। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे हम a प्लस सी प्लस a प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी, है ना। हमने तीनों रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ दिया। दूसरी रो के एलिमेंट जो लिखे थे वो जैसे कि वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमने ऑपरेशन पहली रो में लगाया है, और तीसरी रो का भी हम सेम लिखे रहने देंगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब स्टूडेंट ध्यान से देख रहे हैं, यदि आप होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा बी प्लस सी 2 बार दिख रहा है, 2b और तो 2c, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि 2b प्लस सी, है ना, 2b है और 2c है तो दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। और फिर हमारे पास जो दोनों रो हैं उसको हम सेम जैसे कि तैसे ही लिख देंगे। ये हो गया सी प्लस ए, ये हो गया बी, और यहाँ हो जाएगा सी ए प्लस बी। ठीक है, इतना समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि पहली रो में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी, और ये हो गया b, और ये हो गया c। यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी प्लस a, और ये हो गया c, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b, और ये हो गया a प्लस b। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम यहाँ पर फिर से ऑपरेशन लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हमारा ऐसा कैलकुलेशन इतना आसान या इतने छोटे एलिमेंट हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं ये ऑपरेशन होगा थोड़ा सॉरी, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो होगा थोड़ा सा ना, R2 चेंज R2 माइनस R1, और R3 को भी चेंज कर सकते हैं अपन, R3 चेंज R3 माइनस R1। ठीक है, दोनों में हम लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बराबर के नीचे बराबर लगाएं, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। अब थोड़ा सा दिखना चाहिए इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं, 2 को हम बाहर ही रहने देंगे। ठीक है, 2 बाहर ही रहेगा। और अब ध्यान से देखना, R2 में लगाना है, मतलब पहला वाला रो जैसे का वैसे रहेगा, यानी b प्लस सी, ए प्लस सी और a प्लस बी, ये तो सेम रहेगा। हमने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो वो जैसे के तैसे उतार लीजिए। अब हमने R2 माइनस R1 किए, यानी हम R2 से R1 को घटाएंगे तो b माइनस सी हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस सी। यहाँ c प्लस ए में से a प्लस सी को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। b माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा। c से इसको घटाएंगे तो c माइनस बी माइनस सी, तो c से c कैंसिल हो गया तो ये माइनस बी आ जाएगा। c से c कैंसिल होगा तो यहाँ माइनस a आ जाएगा, और यहाँ a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगली स्टेप में, अब अगली स्टेप में हम तीनों को पुनः क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। हम पुनः क्या करने वाले हैं कि R1 में हम, यानी R1 में हम फिर से संक्रिया लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हम क्वेश्चन को जैसा हमारा सॉल्यूशन आते जाता है उसको देखकर हम सोच के लगाते हैं, है ना। तो ये 2 हो गया। अब हमको क्या करना, फिर से जोड़ देना है। तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। जब जोड़ते हैं तो सेम जैसा चिन्ह वैसे लिख दिए, तो माइनस प्लस प्लस जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा c, इसको भी जोड़ रहे हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा b, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस 0 माइनस a, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस 0। ठीक है, इसको अपन ने जोड़ दिया, और ये जो है ये सेम लिखे रहने दीजिए, माइनस बी माइनस सी, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सी से ये सी कैंसिल हो गया, बी से ये बी कैंसिल हो गया, है ना, प्लस है माइनस है। यहाँ देखें तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, यहाँ देखें तो हम माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, हम उसको ले लेते हैं। यहाँ बचा हमारे पास 2, है ना, यहाँ क्या बचा 0, और यहाँ बचा हमारे पास c, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 2, यहाँ बचा c, और यहाँ बचा हमारे पास b, और यहाँ बचा हमारे पास माइनस c, यहाँ बचा माइनस b,
यहाँ बचा 0, यहाँ बचा -a और यहाँ बचा -a और ये हो गया 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक एक एलिमेंट दिख रहे हैं तो अब हम क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। ठीक है, एक एक एलिमेंट दिख रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। तो प्रसार इसी की साइड में कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रसार करना बड़ा आसान होता है, 2 है ना। अब ध्यान से देखना, 0 है पहला एलिमेंट तो इसका प्रसार नहीं करना। दूसरा एलिमेंट जो है माइनस होता है तो यहाँ लिखेंगे -c। ठीक है, -c, जिस एलिमेंट को आपने लिए हैं उसकी कॉलम और रो को आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो अब जो बचा उसका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा -c का गुणा 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये -b का गुणा -a में करेंगे तो बीच में आता है माइनस, -a का गुणा -b में करेंगे तो माइनस प्लस ab, तो ये -ab रह जाएगा। ठीक है, और फिर बीच में यहाँ पर प्लस आएगा, b है तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -c का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा ca, और -b शून्यम शून्य तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2। अब हमारे पास क्या बच रहा है, -c है ना, और -c का गुणा -ab में करेंगे तो ये माइनस प्लस abc हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b का गुणा ca में करेंगे तो प्लस ये भी abc हो जाएगा, और abc कितना होता है, 2 × 2 abc हो जाएगा, 2 abc, और 2 × 2 abc कितना हो जाएगा, 4 abc हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। इट इज एकदम प्रूफ दैट। इसको अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने वाले हैं, तो आप तैयार रहें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि भाई जो आपको फलन दिए गए हैं उसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट, यदि आपको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आए तो इसको हम अवकलन की हेल्प से करते हैं। काय की हेल्प से करते हैं, अवकलन की मदद से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे हम 1 बार अवकलन और 2 बार अवकलन, यानी हम 2 बार अवकलन करते हैं और उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं मेथड बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन आए, तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला कराता हूँ, पहला वाला कराता हूँ, उसी मेथड से आप बाकी भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करना यहीं से शुरू कर देते हैं अपन, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला है, और हल जब भी लिखते हैं मैंने आपको कहा कि जब भी हम हल करें तो पहले तो आप दिया जो है वो लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे हम दिया है, तो हमको क्या दिया है, fx इज इक्वल टू हमको दिया है x³ +1, ये हमको फलन दिया है। जब भी हमको उच्चिष्ट और निम्न ज्ञात करना है तो यहाँ लिख लीजिए उच्चिष्ट या उच्चतम, बात एक ही है ना, उच्चतम या निम्नतम मान, यानी हम यहाँ लिख लेंगे ज्ञात करना है उच्चतम या निम्नतम मान। ठीक है, यहाँ लिख लेना है ज्ञात करना है ना। तो क्या ज्ञात करना है हमको, तो हमको ज्ञात करना है उच्चतम या निम्नतम मान, यहाँ लिख लेना उच्चतम है ना, निम्नतम मान। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो फलन दिया है वही फलन को हम फिर से पुनः लिखेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं मेथड को, है ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, चूंकि हमको दिया है fx इज इक्वल टू दिया है x³ +1। अब हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, है ना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमको क्या करना होता है, f' इज इक्वल टू 0 लेना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, f' निकालते हैं। तो f' का मतलब होता है एक बार अवकलन करना है, इसका जो फंक्शन आपको दिया है उसका आपको एक बार अवकलन करना है। तो x³ +1 है ना, एक बार जैसे अवकलन करेंगे तो x³ का हो जाएगा 3x², और 1 का अवकलन होता है 0, तो इसका आ जाएगा आपके पास अवकलन करने के बाद 3x²। ठीक है, 3x² आ गया। अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु यदि हमको निकालना है तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, है ना, या उच्चतम, यदि उच्चतम बोल रहा है प्रश्न तो उच्चतम लिखना, उच्चतम या निम्नतम के लिए, या उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, जो आपको प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से आप लिखेंगे। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए ऐसा यहाँ लिख लीजिएगा, है ना, या उच्चतम या निम्नतम के लिए। तो आपको क्या करना है, जो आपने f' निकाले उसको हमेशा 0 के बराबर ले लेना।
अब ध्यान से समझना स्टूडेंट उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए कि हम जब एक बार अवकलन करते हैं यानी हम एफ डैश एक्स निकालते हैं और उसको जब जीरो लेते हैं तो यहाँ से हमको एक्स का मान मिलता है। एक्स का मान जो मिलता है वो बिंदु कहलाता है, यानी उस बिंदु पर हम चेक करेंगे कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ठीक है, बात समझना स्टूडेंट। यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन का दो बार अवकलन करते हैं। तो पहली बार जब अवकलन होता है यानी एफ डैश एक्स जब हम निकालते हैं और एफ डैश एक्स को हम जब जीरो के बराबर लेते हैं तो यहाँ से हमको x के मान निकलते हैं। x के जो मान निकलते हैं उसी बिंदु पर फलन या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्निष्ट होगा या तो दोनों नहीं होगा, जो भी बात होगी वो चेक करना है। तो पहली चीज़ तो हमको क्या करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु निकालना होता है। तो उसके लिए हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि उस जब हम बिंदु निकाल लेते हैं हमको बिंदु का पता चल जाता है कि भाई उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस बिंदु पर फलन होने वाला है। वो कहाँ से पता चलता है हमको, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लेने से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो बिंदु आएंगे उस बिंदु पर अब वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ठीक है, उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है फलन, ये पता करने के लिए हम करते हैं एफ डैश एक्स में हम ये जो बिंदु आता है उसको मान रख दे रहे हैं ना, एफ डैश एक्स निकालेंगे और उस पर इस मान को रख देंगे। फिर वो धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक, यदि धनात्मक आ रहा है तो या ऋणात्मक आ रहा है उससे हमें पता लग जाता है कि फलन उच्चिष्ट होंगे या निम्निष्ट। चलिए अब मेथड शुरू करते हैं। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया, 3x² आया। इसको हम किसके इक्वल लेंगे, जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो जीरो के इक्वल लेंगे तो x² इज इक्वल टू जीरो हो गया। इम्प्लॉय दैट हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, जीरो। यानी हमारे पास x का जो मान आया है, ये x का जो मान आया है इस बिंदु पर हमको चेक करना है कि या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्निष्ट होगा फलन। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट कि अब हम x बराबर जीरो पर हम क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। x बराबर जीरो पर हमको क्या निकालना है ना, x बराबर जीरो आ गया। x बराबर जब जीरो आ जाए, x बराबर जीरो आ गया, x बराबर जीरो आ जाए तो अब हम क्या करते हैं, अतः पुनः है ना, हम यहाँ लिखेंगे हम पुनः एफ डबल डैश एक्स बराबर, एफ डबल डैश बराबर यह होता है कि डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया था, 3x² आया था। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखेंगे हम 3x²। और 3x² का जब हम करेंगे 3 दूनी हो गया 6 और x की घात 1 कम हो जाएगी, 2 है तो 1 हो जाएगी तो 6x लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाए तो इस पे जो बिंदु आया है, ये बिंदु दिख रहा है x बराबर जीरो, तो ये मान को हमको यहाँ रखना है ना। तो f, ठीक है, तो यानी हमको काय में चेक करना है, एफ एक्स बराबर जीरो पर है ना। अब हम यहाँ चेक करेंगे x बराबर जीरो, यानी जो मान आया है x का उस पर हमको एफ डबल डैश एक्स का मान निकालना है, यानी एफ डबल डैश एक्स की जगह में क्या रख देना है, जीरो। ये चेक करना है कि क्या आ रहा है। तो 6 एफ डबल डैश एक्स जो आया है वो 6x की जगह में क्या रखना है, हमको जीरो रखना है। तो 6 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। जब एफ डबल डैश एक्स का मान, यानी जो एफ डबल डैश एक्स मतलब जो भी जीरो या जीरो आया तो जीरो में चेक कर रहे हैं ना, तो इसका मान यदि जीरो आ जाए तो हम बोलते हैं कि फलन x बराबर जीरो पे उच्चिष्ट भी नहीं है निम्निष्ट भी नहीं है। धनात्मक आ जाए है ना, हो सकता है कि धनात्मक आ जाए। यदि धनात्मक आ गया है ना, यदि धनात्मक आ गया मान कि भाई हो सकता है कि एफ डबल डैश एक्स, अब यहाँ तो जीरो आया है, तो जीरो आया तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे स्टूडेंट कि एफ डबल डैश जीरो, क्योंकि x बराबर जीरो हम निकाल चुके थे। तो हम जब जीरो में चेक करें तो इसका मान क्या आ गया, जीरो। मतलब जीरो कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं होता, जीरो जो है वो न्यूट्रल है। जब भी एफ डबल डैश एक्स के मान जो भी आएगा जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं वो रखने पर यदि जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि अतः फलन जो है वो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट। तो हम लिखेंगे अतः फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट, है ना, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये आंसर हमने सॉल्व कर चुके हैं इसको, है ना, कि x बराबर जीरो पे फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो मान के तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि उच्चिष्ट और निम्निष्ट यदि हमको पता लग जाता तो हम मान भी निकाल लेते। मान लो कि हमको पता लगता है कि x बराबर जीरो में उच्चिष्ट है, तो मान कौन सा निकलता है, उच्चिष्ट मान निकलता है। वो जो मान रहा था x बराबर जीरो हम उसको कहाँ रखते हैं, मेन फलन में रख देते, तो वहाँ से अपन को उच्चिष्ट मान मिल जाता। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो हम बोलेंगे कि एफ डबल डैश जीरो पर यदि मान जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट है। जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ही नहीं है तो भाई मान तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक क्वेश्चन और करेंगे तो इससे आपको समझ में जाएगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान की जो हम बात कर रहे हैं वो और कैसे। देखो सिंपल है कि दो चीज़ करना है हमको, क्या, एक एफ डैश एक्स निकालना है
सबसे पहले अब मैं यहाँ शॉर्ट में समझाऊंगा, है ना। दूसरा वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा वाला बता रहा हूँ तो शॉर्ट में बताऊंगा, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, दिया है वो जमाने वाला काम आप कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स निकाल लेना है दूसरे वाले के लिए। तो जैसे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, ये 18x, और 12x का तो अवकलन करेंगे तो 12 जाएगा, और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो 18x + 12 आ गया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को आप किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। और 0 के इक्वल लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो 18x आया, 18x + 12 जो आया, 18x + 12 जो आया उसको आप किसके इक्वल में ले लेंगे, 18x + 12 = क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 18x बराबर 12 है तो उधर जाके -12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12/18 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो x का मान क्या मिल गया हमको, x बराबर आ गया -2/3। यानी अब हमको जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु है वो हमको मिल गया x बराबर -2/3। अब हमको ये चेक करना है कि इस बिंदु पर ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक करना है इस बिंदु पर। तो हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु तो मिल गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः अब हमको क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा एफ एक्स आया है, हम बोल सकते हैं कि d/dx, एफ डैश एक्स जो आया है उसका एक बार और अवकलन करना। और एफ डैश एक्स क्या आया है, आप एक चाहो तो फिर से देख लो, एफ डैश एक्स क्या आया हमारे पास, ये आया 18x + 12, तो यहाँ रखेंगे अपन 18x + 12, यानी यहाँ से क्लिक करना भूल गया ना, तो d/dx एफ डैश एक्स का मान हो गया 18x + 12। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। अब आप बताइए स्टूडेंट कि ये 18 जो है एफ डैश एक्स जो आया 18 आया, ये धनात्मक आया या ऋणात्मक आया, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये आया धनात्मक। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए, क्या आया ये, धनात्मक, ठीक है। जब एफ डैश एक्स मतलब एफ डबल डैश एक्स मतलब वो बिंदु जो आया, वो बिंदु रखने पर एफ डबल डैश का जो मान है यदि वो धनात्मक आ जाए, यदि वो धनात्मक आ जाए, तो धनात्मक यदि आता है तो वो फंक्शन उस बिंदु पर निम्निष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, निम्निष्ट। उल्टा है, ऐसा समझना कि धनात्मक आने पर निम्निष्ट हो रहा है और ऋणात्मक आने पर उच्चिष्ट होता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इस बिंदु पर, है ना, कौन से बिंदु पर, 2/3 जो हमने रखा है ना, 2/3 पे हम चेक करना चाह रहे थे, लेकिन वो 2/3 को रखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल बचा नहीं था, डायरेक्ट आ गया धनात्मक। तो धनात्मक ये है, डायरेक्ट धनात्मक आ गया ना, 2/3 भी रखेंगे धनात्मक ही होगा। तो हम ये बोलेंगे कि इस बिंदु पर फलन जो है, फलन एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो x बराबर हमारे पास -2/3 था, इस बिंदु पर फलन धनात्मक होने के कारण क्या कहलाएगा, निम्निष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्निष्ट। तो हम बोलेंगे कि x बराबर -2/3 पर फलन जो है वो क्या है, निम्निष्ट है। अब ये तो निम्निष्ट है पता चला है, तो इसका मतलब है कि इस पर हम निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेंगे, अतः फलन का निम्निष्ट मान। तो यानी हम बोलेंगे कि अतः, है ना, अब हमको पता चल गया कि भैया x बराबर जो आया है हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि अतः निम्निष्ट मान, अतः निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान का मतलब ये हो जाएगा कि एफ एक्स की जगह में क्या रख देना है आपको, -2/3। तो ये जो फंक्शन था 9x की जगह में -2/3 का स्क्वायर है हो जाएगा, प्लस 12x की जगह में -2/3 हो जाएगा, प्लस 2, ये मान रख देना। जैसे ये मान रखोगे तो ये मान रखने पर जो भी आएगा इसका सॉल्यूशन कर लेना, जो भी आएगा तो वो जो मान आएगा वो कौन सा मान कहलाएगा, निम्निष्ट मान कहलाएगा, ठीक है। और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगा सकते हैं और वो मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो स्टेप बड़ी सिंपल है, स्टेप बड़ी सिंपल है कि अपन को क्या करना है, कि अपन को करना है भाई साहब, सॉरी ना, हमको क्या करना है, स्टेप 2 है। अब 2 स्टेप क्या है हमारे पास, कि सबसे पहला हमको काम करना है कि जब भी हमको ऐसा पता लग जाए तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है
कि सबसे पहला काम हमको एफ डैश एक्स निकालना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स निकालना है। और एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको 0 के इक्वल लेना है। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे और ये जो एक्स का मान आएगा फिर आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है और ये जो एक्स का मान आएगा उसको यहाँ रख देना है और फिर चेक करना है कि यहाँ पर मान धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। धनात्मक आएगा तो इस मान पर जो मान आया है उस पर वो निम्निष्ट कहलाएगा और ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट कहलाएगा। यदि उन्होंने कहा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट है तो मान भी निकालिए, तो आप वो मान जो आया है, जैसे यहाँ x बराबर मान लो 2 आया तो 2 रख दीजिए काय में, एफ एक्स में। जो आपको एफ एक्स दिया रहेगा यहाँ पर आपको x का मान रख देना जिसमें आपको उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिला है, तो आपको वो मान भी मिल जाएगा। खत्म स्टेप। ठीक है, इस तरीके से आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट और सारणिक का जो डाउट था वो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।